नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नामांकन कार्यक्रमों का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे ब्रिजेश पाठक। इसी के साथ साथ बिजनौर नामांकन कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहने वाले हैं। मुरादाबाद नामांकन कार्यक्रम में भूपेंद्र चौधरी शामिल होने वाले हैं। रामपुर नामांकन कार्यक्रम में जेपीएस राठौर मौजूद रहने वाले हैं। वहीं पीलीभीत नामांकन कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहने वाले हैं। तो नामांकन के जो कार्यक्रम हैं उनमें बड़े नेता शामिल होने वाले हैं, और बड़े नेता शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी के मन में भी एक अलग सा भाव पैदा होता है। बीजेपी के बड़े नेता जो है वो नामांकन में शामिल हो रहे हैं, और तमाम नेता, चाहे ब्रिजेश पाठक हो, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े कैडर के नेता हो, वो लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं। बीजेपी नामांकन कार्यक्रम में भव्य तरीके से इनको किया जा रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन में बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर नामांकन कार्यक्रम में भी ये शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ बिजनौर नामांकन कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहने वाले हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, नामांकन कार्यक्रम में बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, क्या संदेश बीजेपी इसके माध्यम से देना चाहती? बिल्कुल, पहले फेज के नामांकन में सीधे तौर पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल होते नजर आएंगे। अलग अलग सीटों पे, अलग अलग लोकसभा सीटों पर नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आएंगे, जहां वो प्रत्याशियों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे। सीधे तौर पर एक मैसेज देने की बात है कि पार्टी और सरकार किस तरह पहले फेज में जोशो खरोश से भरते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने की जो शुरुआत होती है, एक तरह से कहा जाए कि चुनाव लड़ने की शुरुआत पहली बार पर्चा दाखिल करने से ही होती है। लिहाजा उस नामांकन पत्र को और भव्य और एक मैसेजिंग डाउन द लाइन बनाने के लिए, यानी जनता तक भी मैसेज जाता है जब ऐसे बड़े चेहरे साथ होते हैं, जिले में होते हैं या लोकसभा सीट पर मौजूद होते हैं और बाकायदा नामांकन करने पहुंचते हैं, तो बड़ा मैसेज जाता है। कार्यकर्ता भी इकट्ठा होते हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रचार प्रसार करने में भी एक बड़ी आसानी, या कहा जाए एक बड़ी मदद और एक बड़ा मैसेज जाता है। लिहाजा ये पहली मौका नहीं है जब इस तरह से नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्लान बनाकर तैयार कर रही है, रोड मैप तैयार कर रही है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में खासतौर पर इस तरह से रोड मैप तैयार किया गया था, और इस बार दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है पहले फेज की इन सीटों पर जहां भी नामांकन होंगे वहां पर मौजूद रहकर नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी के साथ वो मौजूद रहेंगे, जनता से, मीडिया से भी मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। जी, रामपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी फहीम हैं। फहीम, जिस तरीके से रामपुर में भी लगातार प्रत्याशियों के साथ जो बड़े नेता है वो जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्रत्याशी की मानसिकता पर भी पड़ता है, और एक मैसेज भी जाता है कि हर सीट के लिए बीजेपी लड़ने को तैयार है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत रहती है इस मामले में कि वो अपने जो साथी नेता होते हैं, जैसे कि उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है घनश्याम लोधी को, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जोश पैदा करने के लिए और कार्यकर्ताओं को यहीं से संदेश देने के लिए कि वो किस स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं, यहीं से वो संदेश देकर आगे बढ़ेंगे और नामांकन कराएंगे। रामपुर के अंदर मैं अगर बात करूं नामांकन कराने वाले नेताओं की, तो सबसे पहले आज शाम को ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यहां पहुंचेंगे, और कल वो 11 बजे सावरिया बैंक्वेट हॉल में लोगों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जेपीएस राठौर भी यहां पहुंचेंगे और सुरेश खन्ना भी यहां पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के भी पहुंचने का प्रोग्राम है, लेकिन अभी वो मिला नहीं है रामपुर को, तो इसलिए अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थिति है, ये लोगों के अंदर जोश पैदा करने की जो कवायद होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उसमें वो अग्रणी भूमिका निभाते हुए नजर भी आते हैं। और ऐसे में जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जोश से भर जाता है।
क्योंकि उसके साथ जब बड़े नेता शामिल होते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जी। और प्रदेश नेतृत्व शामिल होता है, तो उसके अंदर एक अलग ही जोश होता है। ये स्थिति को संभालने के लिए, जी। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, वोटर के अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए अपने प्रति ये बहुत जरूरी भी होता है। और ये करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका प्रयास करती है और उसको सफल बनाती है, ये अपने आप में भी बड़ी बात है। क्योंकि भारतीय जी जनता भाई। पार्टी हर लेवल पे, हर मोर्चे पर अपने आप को आगे दिखाना चाहती है और जी। वो दिखाती भी है, और वो है भी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रामपुर के अंदर प्रत्याशी का ऐलान किया, सबसे पहले बाजी भारतीय जनता पार्टी ने ही मारी। अभी तक बाकी दलों का ऐलान बड़ी देर से हुआ, बसपा ने कल किया। और जिस तरह से अगर सपा को देखेंगे हम, तो सपा ने अभी तक ऐलान ही नहीं किया कि उनका कौन सा योद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी का मुकाबला करेगा, कौन उनके जी, सामने जी, आएगा और जी। कौन लड़ेगा। अभी तक ये ऐलान नहीं हुआ है, जबकि जी। चंद घंटे, कुछ ही घंटे बाकी हैं जी भाई। नामांकन होने के अंतिम टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रामपुर की जो ये स्थिति है, ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी जी फहीम, बाजी रामपुर की जो मार रही स्थिति है, कहीं ना और कहीं वो भारतीय जनता नामांकन पार्टी जो कराने है के लिए भी उसमें अपना ऐलान आगे दिखाई दे रही है। मेरे साथ धर्मेंद्र भी है, मेरे साथ अनिरुद्ध भी है। धर्मेंद्र, किस तरह की स्थितियां जो है वो मुजफ्फरनगर में है, क्योंकि आप वहां लगातार बने हुए हैं, जिस तरीके से नामांकन का कार्यक्रम चल रहा है, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट नजर आती है मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। जिस तरह से सुबह के उप मुख्यमंत्री उन कार्यकर्ताओं का, उन कैंडिडेटों का उत्साहवर्धन करने के लिए आज मुजफ्फरनगर में आएंगे। सबसे पहले प्रोग्राम बता देता हूं आपको। मुजफ्फरनगर में आज 3 प्रत्याशी, अहम जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, वहीं बसपा से जो दारा सिंह प्रजापति है वो अपना नामांकन करने वाले हैं। उन सब का नामांकन करीब 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच तक संपन्न हो जाएगा। उन्हीं के सबको चलते आज पूरी तरह से मेरे पीछे देख सकते हैं मुजफ्फरनगर की विधानसभा लोकसभा जो रिटर्निंग ऑफिसर है सीट नंबर 3 के, वो सामने आप देख सकते हैं निर्वाचन निर्देशक कक्ष बना हुआ है। यहीं पर ये तीनों जो है कैंडिडेट जो है आज अपना नामांकन करने आएंगे। हालांकि नामांकन की बात की जाए तो नामांकन प्रक्रिया जो पहली फेज की है वो 20 तारीख से शुरू है, लेकिन अभी तक किसी भी जगह कोई पर्चा दाखिल नहीं किया गया। अब 2 दिन शेष बचे हैं, 26 और 27 तारीख। आज ही दोनों दिनों में जो है नामांकन प्रक्रिया पूरी होने वाली है। जी धर्मेंद्र, मेरे साथ अनिरुद्ध भी है मुरादाबाद से। अनिरुद्ध, मुरादाबाद में किस तरीके की स्थितियां हैं? देखिए, यहाँ 3 अहम नामांकन होने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सर्वेश सिंह, जिनको अभी 23 तारीख में ही टिकट डिक्लेयर हुआ है, डॉक्टर एस.टी. हसन समाजवादी पार्टी से जो इस समय मौजूदा पहले सांसद रह चुके हैं, और इरफान सैफी बहुजन समाज पार्टी से, ये 3 जो पार्टियों के नामांकन है आज बहुत अहम देखे आ रहे हैं। हालांकि तीनों का समय शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल तीनों का लगभग आसपास ही है। किसी ने 10:30 बजे का टाइम दिया है, किसी ने 11 बजे का दिया है टाइम, किसी ने 11:30 का टाइम दिया है। तीनों प्रत्याशी की अभी हमने अपनी जानकारी करी थी। तीनों प्रत्याशी अपने घर से निकलते हैं, प्रशासन ने पूरी तरह तैयारियां मुस्तैद कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तीनों का समय एक है, तो आपको कि शहर में थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो सकती है। और प्रशासन ने हालांकि तैयारियां अपने आप में पूरी कर रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को भी अभी आने में रास्ते पुलिस ने इस तरीके से सील कर रखे हैं कि तकरीबन मुझे कलेक्ट्रेट आने में भी आधा घंटा लगता है। जी जी अनिरुद्ध, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा। मैं अभिषेक के पास जाना चाहूंगा, लखनऊ। अभिषेक, लखनऊ में किस तरीके की स्थिति है? बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों के लेकर के लगातार वहां पर खड़ी हुई है। लगातार बीजेपी जो है वो बड़े नेताओं को अपने नामांकन के लिए भेज रही है। तमाम क्षेत्रों में बीजेपी के बड़े नेता हैं वो नामांकन के लिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और सपा इन स्थितियों में कहां नजर आती है? बिल्कुल, दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से भी, यानी उत्तर प्रदेश में जिस तरह इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ रहा है, और ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों की तरफ से भी उनके बड़े चेहरे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हों अखिलेश यादव, या फिर बाकी उनके जो पार्टी के बड़े बड़े चेहरे हैं अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो विधायक रहे हों या पूर्व सांसद रहे हों, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो लगाकर इस तरह के कार्यक्रम करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी खासतौर पर जब पर्चा भरा जाएगा तो हो सकता है अखिलेश यादव भी कहीं मौजूद रहें, वो ना मौजूद रहें तो पार्टी का कोई बड़ा चेहरा मौजूद रहे, खासतौर पर रामपुर की बात जहां तक कही जा रही है। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी यही कवायद रहेगी कि पहले फेज के नामांकन में
अजय राय या विनीश पांडे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, या फिर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, आराधना मिश्रा हो, ये सभी लोग अलग अलग प्रत्याशियों के साथ नजर आए। अभी औपचारिक तौर पर इन्होंने कोई रूट प्लान नहीं तैयार किया है, लेकिन हो सकता है जल्द ये जाहिर करें और बताएं कि किसके साथ कहां पर कौन सी सीट पर नामांकन में कौन सा चेहरा मौजूद रहेगा। ये राजनीति करने का जो नया युग शुरू हुआ, उस दौरान ये अपने आप में एक डाउन द लाइन मैसेज देने जैसी बात होती है, जब पार्टी प्रमुख भी कई जगहों पर प्रत्याशी के साथ रहता है। पहले फेज के नामांकन में अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन महामंत्री हो, या फिर बड़े चेहरे, या फिर सरकार से जुड़े बड़े चेहरे, अगर सरकार सत्ता में है तो कई बार इस तरह लोकसभा चुनाव में वो अक्सर, मुख्यमंत्री भी कई स्टेट्स में इस तरह देखने को मिला है कि वो भी जाकर नामांकन कराते हुए नजर आते हैं। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो ये एक मैसेज देने की बात होती है, शक्ति प्रदर्शन की तरह भी इसे देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं ये बताने की बात होती है। चेहरा भी बहुत बार कई जगह काम कर जाता है प्रचार प्रसार में, और कई दिन तक लोग इस बात की चर्चा करते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह के नेताओं के आने से इलाकों में बड़ा मोबिलाइजेशन होता है, रूट मैप बनते हैं, लोग आते हैं, निकलते हैं, घरों से मिलने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे रोड शो और कार्यक्रम भी इसी बहाने होते हैं, और इस प्रचार अभियान के ही जरिए एक छोटा सा कहा जाए आपको तो राजनीतिक प्रचार और अपने आप में प्रसार एक बड़े लेवल पर होता नजर आता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो बाकायदा इसकी रील्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस भी कई जगह वायरल होती हैं, जो अपने आप में जनता के लिए भी एक मैसेज देने का, और कई बार इस तरह की चीजें वोट में भी तब्दील हो जाती हैं चुनाव के दौरान। जी, इसी के साथ साथ मैं फहीम के पास भी जाना चाहूंगा रामपुर से। फहीम, बीजेपी की तैयारियां रामपुर से किस तरीके से दिख रही है? जिस तरीके से अभिषेक ने बताया, जब बड़े नेता जाते हैं तो एक बड़ा मोबिलाइजेशन होता है, क्राउड जो रहती है, वीडियोस वायरल होती है, सोशल मीडिया का जमाना है, लगातार इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो वायरल होती है और जनता तक पार्टी को लेकर के एक पॉजिटिव संदेश जाता है। रामपुर में कैसी स्थिति है? बीजेपी किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार जो है वो आगे बढ़ा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि रामपुर जो है वो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, और रामपुर हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए है ये कि क्योंकि यहाँ आजम खान का गढ़ और आजम खान का किला कहा जाता है इसे। इस रामपुर के अंदर आजम खान ने 45 साल राज किया, आज इस वक्त वो जेल में है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का जिक्र आपने किया है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इलेक्शन मोड में रहती है, और इलेक्शन मोड उसका हर वक्त चालू रहता है, बूथ से लेकर और उसको जो आम आदमी है वहां तक, और वहां से लेकर जो बड़े नेता हैं उन तक भी वो जो है स्थिति उनकी एक्टिव मोड में रहती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संपर्क बनाए हुए हैं रामपुर के अंदर, अपने आप में ये बड़ी बात है। अभी 5 दिन की बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन यहाँ आचार संहिता लगी वो यहीं मौजूद थे, उससे 1 घंटा पहले ही उन्होंने जनसभा समाप्त की थी, तो वो यहाँ जोश भर के गए लोगों में। और मैं आपको बता दूं कि आज 26 तारीख है, आज से ठीक 5 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में आएंगे। 31 तारीख का उनका कार्यक्रम फिर से रामपुर में लग गया है। तो जिस तरह से रामपुर के अंदर इस सीट को बहुत अहम माना जा रहा है, और इसके अंदर कार्यकर्ताओं के साथ वोटरों के अंदर भी जोश भरा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में आगे बनाए हुए है। हम ये अपने आप से कहें कि वो बढ़त बनाए हुए है तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो जिस तरह से अभी बिल्कुल धराशायी नजर आ रहा है सामने विपक्ष, ना तो अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नजर आता है। अच्छा, मजे की बात देखिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक अजीब सा माहौल बना हुआ है रामपुर में। रामपुर के अंदर वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम लड़ाएं तो लड़ाएं किसे। जैसे ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए, तो आजम खान ने उनको प्रपोजल दिया, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं, बात गलत भी हो सकती है। आजम खान ने प्रपोजल दिया कि अखिलेश जी आप ही चुनाव वहां से लड़ लो। तो अखिलेश यादव भी अपने आप को अभी कह नहीं पा रहे हैं कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनके जो दूसरे भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनका नाम भी रामपुर से चुनाव लड़ने में चल रहा है। तो कभी किसी का नाम चलता है तो कभी किसी का नाम चलता है। समझ में ये नहीं आता कि वोटर करे तो करे क्या, समझे तो समझे किसे। सिर्फ एक ही चेहरा उनके सामने है, घनश्याम लोधी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। जी फहीम, लगातार इस तरीके की चीजें जो है ये सामने आ रही है। लगातार विपक्ष जो है वो अपना चेहरा जो है वो फिलहाल तक डिसाइड नहीं कर पाया, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। मैं धर्मेंद्र के पास जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र, इस पर क्या स्थितियां हैं, और मुजफ्फरनगर में किस तरीके की स्थितियां हैं? किस तरीके से पार्टी जो है वो लगातार प्रचार में लगी हुई है? भाजपा की बात की जाए, भाजपा किस तरीके से प्रचार कर रही है? विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष किस तरीके से अपनी आवाज जो है वो आमजन तक पहुंचा रही है?
बिल्कुल देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल जो है जनता के बीच रहती है, अपनी जो योजनाएं होती है, जो काम होते हैं, जो विकास के काम होते हैं, उनका प्रचार प्रसार करती है। वहीं अगर दूसरी पार्टी की बात कर जाऊं तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक यहाँ मैदान में है, अपने आप में अपना कद्दावर नेता है और प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के। उनका टिकट सबसे पहले घोषित हुआ था मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो, अब से महीना भर पहले उनका टिकट घोषित हो जाए और उनको काफी समय इस समय जो है मैदान में मेहनत करने के लिए मिला है। वो गांव गांव जाकर घूम रहे हैं। वहीं तीसरे जो कैंडिडेट है वो दारा प्रजापति जी है, उनको भी काफी समय मिला है। वे कहीं ना कहीं अपने समाज में जाकर अभी उठ बैठ बना रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो बसपा का जो कोर वोटर है वो अपने कहीं ना कहीं उनको मानकर सभी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। और फाइनल जब ही होगा जब ये वोट जो है कहीं ना कहीं मत पेटियों में या ईवीएम में कैद होगी और जब निर्णय आएगा। हालांकि सभी चुनावी पार्टियां जो है अपनी तैयारी मुकम्मल मान रही है और अब अपने जीत के दावे करती नजर आ रही है। मैं इसी के साथ साथ अभिषेक के पास भी एक बार जाना चाहूंगा। अभिषेक, आपने एक बहुत रोचक बात कही थी। आपने कहा था कि लगातार सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सोशल मीडिया टीम जो है वो लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है। नामांकन का कार्यक्रम है। अभिषेक, किस तरीके से सोशल मीडिया जो है, जो तमाम पार्टियां हैं उनके जो सोशल मीडिया सेल्स हैं, किस तरीके से लखनऊ में लगातार सोशल मीडिया के जरिए भाजपा अपना संदेश पहुंचाने में लगातार लगी हुई है। इसके साथ साथ विपक्षी दल किस तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं आम जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अभिषेक, बिल्कुल, सोशल मीडिया आज के युग में एक वैसा प्रबल हथियार है जिससे आप एक क्लिक से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। और आजकल बयान हो या फिर चुनावी विचार या फिर प्रचार के नए नए तरीके, हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी या बाकी दलों की बात की जाए, अलग अलग पैतरे या कहा जाए अलग अलग कंटेंट के साथ ये लोग सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कंटेंट के साथ सामने आती है, इसमें वो अपने कामों के प्रचार प्रसार करती है, कैसे अलग अलग योजनाओं से लोगों को लाभ मिला, उनके लाभार्थियों की कहानियां, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालती है जिसको लोग पसंद करते हैं और इससे एक डाउन द लाइन मैसेज जाता है। साथ ही साथ राजनीतिक बयानों पर भी वार और पलटवार करते हुए पुराने बयानों को साथ जोड़कर उनके जवाब में क्या कुछ कहा गया, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं। और आजकल के युग में जब लोग अपने पूरी 24 घंटे की दिनचर्या में 12 से 14 घंटा मोबाइल देखते हुए गुजारते हो, तब सोशल मीडिया सीधे तौर पर उनके दिमाग में एक पिक्चर डेवलप करने का काम करता है जो कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करते हैं आगे चुनाव में भी वोट डालने के लिए। और किसको वोट डालना है इसके लिए भी एक परसेप्शन खड़ा होता है। तो यही वजह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से, अपने अपने एजेंडे के हिसाब से। और कई बार कंटेंट को लेकर ये भी कहा जा सकता है कि जैसे प्रचार प्रसार कहा जाए या फिर कहा जाए चुनावी अभियान की शुरुआत होनी है और पहली शुरुआत होती है पर्चा दाखिल करने से। पर्चा दाखिल करके इन बड़े चेहरों के जरिए सोशल मीडिया पर कंटेंट जाता है और वो सीधे तौर पर जनता की नजर में आता है। जनता को पता चलता है कि हाँ भाई, हमारे शहर में फलाने मंत्री आए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, पार्टी के वो चेहरे आए थे, और फिर लोग उस चीज को देखते हैं। अपने शहर से जुड़ी हुई बात को जरूर लोग देखते हैं। तो सोशल मीडिया, जो लोग नहीं भी पहुंच पाते, नॉमिनेशन फॉर्म जब भरा जाता है, तमाम भीड़ होती है प्रत्याशियों के लिए, उनके कार्यकर्ता, चाहने वाले लोग आते हैं, लेकिन हर कोई आम जनता के लोग नहीं पहुंच पाते। तो उनके लिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मैसेज देने जैसा काम करता है और उनके मन में एक बात उठती है, परसेप्शन तैयार होता है, जिसके बाद वो वोट देते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं उस हिसाब से। जी अभिषेक, फहीम और धर्मेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। तो लगातार नामांकन की आज तारीख है, नामांकन को लेकर के बड़े नेता जो है वो जाने वाले हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी लगातार इसकी तैयारियों में लगी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अन्य प्लेटफॉर्म हो। लगातार बीजेपी जो है वो प्रचार प्रसार में लगी हुई है और नामांकन के लिए जब बड़े नेता जाते हैं तो बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया सेल से हो, क्योंकि लगातार वो जो तस्वीरें होती है वो क्षेत्र में वायरल होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।